जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ नॉट अ डल डे, ये एक मुहावरा बोला जाता है। कोई बोरिंग दिन नहीं होता, रोज़ कोई ना कोई, हमारे पंजाबी में एक लफ्ज़ कहते हैं कटा खुला होता है। एंड टू अंडरस्टैंड कि वो कटा कैसे खुलता है और क्या होता है, वन एंड ओनली अब्दुल बासित साहब, जो पाकिस्तान के ज़ाहिर बात है बड़े टॉप क्लास रिसर्चर हैं, दुनिया के बड़े अखबारों में भी लिखते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च करते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स भी छापते हैं और पर्टिकुलरली जो मिलिटेंट लैंडस्केप है इन द रीजन एंड ग्लोबली, उसको बहुत अच्छे से वॉच करते हैं। अब्दुल बासित साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब बुलाने के लिए। और यूरोप पहुंचने पे हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और आपने हमें दावत दी, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, थैंक यू वेरी मच बासित साहब फॉर योर काइंड विशेस। बासित साहब, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपसे करनी है। पहली बात तो ये है कि आपने वो देखा है कि पाकिस्तान के अंदर एक मजहबी ग्रुप है जिसे कहते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। वो मुहर्रम से पहले आ गई फैज़ाबाद, वहाँ पे उन्होंने धरना कर दिया और धरना करने के बाद मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि पाकिस्तान के 2 सिटिंग मिनिस्टर, कुछ 2 आम से लोगों, जो टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आम से लोग हैं, उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात में ये बात की जा रही है कि हम इज़राइल की प्रोडक्ट्स को बैन करेंगे, इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म को दहशतगर्द करार देंगे। और ये मतलब ये जो ऑप्टिक्स हैं, आप इन ऑप्टिक्स को कैसे देखते हैं? दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, वास साहब आप बड़ा अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। तीसरा हम देखते हैं कि इस वक़्त बन्नू के अंदर बड़े पैमाने पे जो है वो जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं, वो सड़कों पे आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो हम अमन के लिए निकले हैं, इस तरह की बातें जो की जा रही हैं। इन ऑप्टिक्स को आप कैसे देख रहे हैं? दुनिया हमें कैसे देख रही है? और ये जो जिसे आप कहेंगे कि जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान से, इसे दुनिया कैसे देखेगी? मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि बासित साहब से समझने की कोशिश करें कि हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन पाकिस्तान, बासित साहब। चीमा साहब, आपने हॉट सीट पे मुझे बिठा दिया है। खुद आप यूरोप चले गए, मुझे फंसवाएंगे। बहरहाल, वो अंग्रेजी में कहते हैं चीमा साहब, ऑल बेट्स आर ऑफ। तो लिटरली जो करंट सिचुएशन है उसमें तो ऑल बेट्स आर ऑफ, या कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी से मार्शल लॉ, कंटिन्यूटी ऑफ दिस गवर्नमेंट, इमरान खान का आना, आप किसी भी चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देर इज अ परफेक्ट स्टॉर्म इन द मेकिंग, और परफेक्ट स्टॉर्म इज गैदरिंग। और जो मेन फ्रंट है, जो मेजर फॉल्ट लाइन है, वो है मिलिट्री वर्सेस जुडिशरी। ठीक है। पहले फॉल्ट लाइन होती थी सिविल मिलिट्री, ये सिविल मिलिट्री नहीं है, ये जुडिशरी वर्सेस मिलिट्री है। नंबर वन, जुडिशरी लगता है कि इमरान खान साहब के पीछे, या इमरान खान साहब जुडिशरी के पीछे खड़े हैं। और ये जो गवर्नमेंट है पीएमएलएन की, और जिसमें पीपीपी भी शामिल है और भी छोटे तादी हैं, मिलिट्री उनके साथ खड़ी है, ये मिलिट्री के पीछे खड़े है। ये है मेजर फॉल्ट लाइन। अच्छा, इसके अंदर अब बहुत सारी छोटी फॉल्ट लाइंस, या ये मेजर फ्रंट है, उसके अंदर काफी सारे और फ्रंट खुले हुए थे या खुले खोले गए हैं। टीएलपी का आना, आज वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए, फैजाबाद आना वो टाइमिंग के हिसाब से कोइंसिडेंट नहीं है। फिर इसी तरह बन्नू में जो एहतजाज चल रहा है उसके ऊपर मुझे नहीं समझ आती कि जो है फायरिंग क्यों की गई है। पुरअमन एहतजाज था, उसको किसी भी तरीके से मैनेज किया जा सकता था। तो ये बलूचिस्तान के हालात आपको पता है, वहां पे वो एक एहतजाज चल रहा था, इसमें खवातीन बड़ी आगे आगे है। वो कोई लापता एक पर्सन है, उसके लिए वो एहतजाज चल रहा था। तो ये मेरा ख्याल है ये एक माहौल तो बन रहा है ना। वो आपने वो लफ्ज यूज किया ब्रेक डाउन का, जो किसी मिनिस्टर साहब को आपने एट्रीब्यूट किया, उन्होंने कहा है। अब ब्रेक डाउन कॉन्स्टिट्यूशनल होता है या यहाँ पे ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाता है, ये तो फिर आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट आई थिंक यहाँ पे क्लियरली अब वो चीजें जो एक्चुअल में तो मियां नवाज शरीफ को जब जुडिशरी ने डिस्क्वालीफाई किया, वहां से शुरू हुई
इमरान खान साहब पावर में आए, फिर उन्हें हटा दिया गया, फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। नवाज शरीफ के बाद 2018 का इलेक्शन रिग किया गया, खान साहब के बाद 2023 का इलेक्शन रिग किया गया। फिर तमाम तर कोशिशों के बावजूद खान साहब डिफाई करते आए हैं। जितने एक्शंस लिए गए थे, जितने केसेस बनाए गए, वो स्टिक नहीं कर सके। उनकी पार्टी को इलेक्शन में जो है वो दबाने की कोशिश की गई, फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मर्ज किए। उनको उनकी रिजर्व सीट या जो कोटा की सीट थी ये डिनाई की गई, वो स्टिक नहीं हुआ। जितने एक्शंस लिए गए थे, जितने बैरियर्स बनाए गए थे, वो सारे बैरियर्स जो है ना वे वो एक एक करके डिमोलिश हो गए। अभी तक वो जेल में तो है, लेकिन जेल में रखने की भी कोशिशें इवेंचुअली जो है ये भी शायद ना स्टिक कर सके। तो अब फिर ये चीजें जब सारी जो है वो स्टिक नहीं की, तो वो सारी लड़ाई चीमा साहब जो शुरू हुई थी, जिसके अंदर अब फॉल्ट लाइंस इंस्टीट्यूशनल भी हो गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की पोलराइजेशन तो जो है वो भी हमें नजर आती थी। स्टेट और सोसाइटी की जो गैप है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। वो जिन इश्यूज पे भी हो, वो भले इमरान खान के सपोर्टर्स का हो, वो भले वो जो नेशनलिस्ट है वो बलोच हो, पश्तून हो, उनके दरमियान जो एक और रियासत के साथ जो उनका एक मिसट्रस्ट और खलीज है वो हो, और इश्यूज पे टीटीपी से मुज़ाकरात या ऑपरेशन पे इख्तलाफात हो। ये सारी चीजें अब जो है वो अपने क्लाइमेट की तरफ आ गई हैं। ठीक है जी, एंड समथिंग हैज टू गिव नाउ। अब वो क्या होता है उसका नहीं पता, उसके खजो खाल जो है उसको तो देख सकते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। बट ये अब फाइनल फेज की तरफ ये क्लैश चला गया है, और अब एक हेड ऑन कोलिजन की सिचुएशन बन गई है। क्योंकि देखे ना, इसमें ना तो जैसे ही और इसका ये नहीं है कि गलती एक साइड पे, देखे ना जैसे ही जुडिशरी ने खान साहब को रिलीफ दिया, वो रिलीफ जो उन्होंने मांगा था और वो भी जो उन्होंने नहीं मांगा था, तो उनकी पार्टी की टोन आप देखे कैसे एग्रेसिव हो गई। उन्होंने जो कुछ सोशल मीडिया पोस्ट इदारों के खिलाफ की, वो बहुत ही गैर मुनासिब थी, और वो बहुत ही डेरोगेटरी थी, अनकॉल्ड फॉर थी। कि आप जब एक आपके हक में डिसीजन आया, आप उसको एब्जॉर्ब करें, तरीके से चीजों को लेके चले। तो जो जबान इस्तेमाल की गई वो बहुत ही ज्यादा कंडेमनेबल है जी। और फिर मिलिट्री ऑफ कोर्स वो भी बैक डाउन करने की किसी मूड में नहीं है। उन्होंने भी फिर अब जो है वो वॉर ड्रम्स को बजा दिया है, बैटल लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, फिर इस फैसले पे अमल दरामद तो नहीं होगा, आप जो कर लें अमल दरामद तो नहीं होगा। हो सकता है कि खान साहब की पार्टी के कुछ हिस्से बखरे हो जाए, ये इस तरह की आवाजें आ रही हैं। गवर्नमेंट ने भी कह दिया जी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है तो हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अब ये हेड ऑन कोलिजन है कमर चीमा साहब। इसका क्या नतीजा निकलता है उसका मुझे नहीं पता, पर इसका जो टोटल लॉस है वो पाकिस्तान का ही है। इसका जो टोटल लॉस है वो पाकिस्तान की अवाम का ही है, जिनके असल मसाइल है वो बिजली के बिल, जिनके असल मसाइल है वो टैक्सेस, जिनके असल मसाइल है अनएम्प्लॉयमेंट, जिनके असल मसाइल है माहौलियाती तब्दीली, जिनके असल मसाइल है गवर्नेंस का ना होना, जिनके असल मसाइल है पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्दी की लहर, वो इनसिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का ना होना, जिसकी वजह से उनका कोई पुरसाने हाल नहीं और किसी को परवाह नहीं है। बड़ा लंबा रेंट मैंने कर दिया है चीमा साहब, लेकिन ये सूरत हाल जो है वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुकी है जी। और अब इसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, और जल्दी निकलेगा। हमें 1 साल 6 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अगले आने वाले 3 माह जो है वो काफी क्रिटिकल और डिसाइसिव होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बात साहब ये बताएं कि ये जो बन्नू में हालात इस वक्त ख़राब हैं, जहाँ पे जो पश्तून नेशनलिस्ट हैं वो इमर्ज कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि हमें अमन चाहिए, और वो कह रहे हैं जी कि जो फ़ौज है वो अमन नहीं होने दे रही। और हालांकि आपने 2 दिन पहले देखा है कि वहाँ फ़ौज के कोई 8 9 7 8 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, टीटीपी ने हमला किया। आप कैसे देखते हैं ये जो विद इन द सिस्टम जो लोग हैं वो रियासत पे यकीन ही नहीं कर रहे, मिलिट्री पे यकीन ही नहीं कर रहे कि रियासत फौज जो है वो दहशतगर्दी की जंग लड़ रही है, टीटीपी से लड़ रही है। वो कह रहे हैं कि जी फौज और तालिबान मिले हुए हैं और इस हमें वॉर जोन बनाया हुआ उन्होंने। ये जो मोहसिन दावड़ एंड मेनी अदर्स जो हैं दे आर स्पीकिंग ऑन दिस, इसको आप ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए क्राइसिस है। हमें तो अभी बलोचिस्तान में बहुत सारे मसले सॉल्व करने थे, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा में ये जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं।
इस पे जरा थोड़ा कमेंट करें सर। देखिए, जो रियासत की इनकंसिस्टेंसी है मिलिटेंसी से डील करने की, और जो यू टर्न्स है, उसकी वजह से फिर वो ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है ना। टू मोहसिन दावर्स क्रेडिट, जब ये मुज़ाकरात कर रहे थे पिछली जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने उस वक्त भी ये अमन मार्च निकाले थे, और वो वार्न कर रहे थे कि जी ये जो कुछ कर रहे हैं, ये यहाँ पे दोबारा मिलिटेंसी आ जाएगी, टीटीपी दोबारा आ जाएगी, यहाँ पे हालात खराब हो जाएंगे, तो ये ना करें, इनके साथ मुज़ाकरात ना करें, या एटलीस्ट जिन शराइत के ऊपर, जिन टर्म्स के ऊपर जो इनसे बात कर रहा है उसको ट्रांसपेरेंट करें, हमें ऑन बोर्ड करें, इस तरह ना करें। लेकिन वो खुफिया मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ टीटीपी के लोगों को छोड़ दिया गया, उनकी कुछ फैमिलीज को वापस आने दिया गया, बाद में 2 पीस डील्स नाकाम हुई और मिलिटेंसी पाकिस्तान में बहुत खतरनाक हद तक बढ़ गई। तो उस वक्त का जो डिसीजन था, फिर उससे रियासत घूम गई। फिर रियासत ने मुज़ाकरात का रास्ता छोड़ के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो चल ही रहे थे, फिर उन्होंने तालिबान पे प्रेशर डालना शुरू किया, उसके भी कोई खातिर ख्वाह नतीजे नहीं निकले। 3 चीजें ट्राई की। तालिबान को कहा कि इनको बॉर्डर एरिया से हटा लें, उन्हें यह कहा कि इनको डिसआर्म करें, या फिर इन्हें पाकिस्तान में धकेल दें, हम उनसे निमट लेंगे। तीनों मुतालबात पे या तीनों अपील्स पे या तीनों रिक्वेस्ट पे तालिबान ने कोई खातिर ख्वाह अमल दरामद नहीं किया। और अब आके इन्होंने एक नया मिलिट्री ऑफेंसिव या स्ट्रेटजी या फ्रेमवर्क अज़्म इस्तेकाम के नाम से अनाउंस किया है। अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से इसके ऊपर स्टेटमेंट आई, उन्होंने लफ्ज ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। वो जैसे ही ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो केपी के अंदर जो है स्ट्रीट जो है वो इरप्ट कर गई कि जी एक और मिलिट्री ऑपरेशन, जैसे ज़रबे अज़्ब था या राह रास या राह निजात जो भी हुए थे, उसके नतीजे में जो लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुई थी, उसके हम हक में नहीं है। as soon as that happened और वो अमन मार्च शुरू हुए, अमन पासून के नाम से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फौरन बैक ट्रैक करके कहा जी ऑपरेशन तो है ही नहीं, ये तो स्ट्रेटजी है, ये तो नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 में बना था और जो 2021 में रिवाइज किया गया, उसके जो 6 निगलेक्टेड पॉइंट्स हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात है, मदरसा रिफॉर्म्स की बात है, अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजने की बात है, बॉर्डर सिक्योरिटी, और भी कोई 2 इसमें थे, उनके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। और 3 पॉइंट के ऊपर एम्फोसिस। नंबर 1, काइनेटिक ऑपरेशंस, जो आईबीओज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, उनको तेज किया जाएगा, और इंटरनल जो इंटर इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, उसे इंप्रूव करेंगे। नंबर 2, डिप्लोमेटिक प्रेशर, चाइना और लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलकर तालिबान पे प्रेशर डाला जाएगा। नंबर 3, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है और जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है लोगों की, इनफॉर्मल इकोनॉमी को रेगुलराइज किया जाएगा, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप्स, टीटीपी के जो नेटवर्क है, वो उससे फायदा उठाते हैं, उससे उनका भी, उनके फाइनेंसेस जनरेट होते हैं, और लोगों की मूवमेंट को अंडर अ वीजा रिजीम फॉर्मलाइज करेंगे या रेगुलेट करेंगे, ताकि अनवांटेड लोग जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर ना आ सके। तो ये उन्होंने कहा जी ये 3 कंपोनेंट्स में हम ये करना चाह रहे हैं। लेकिन द डैमेज हैज बीन डन, वो सेमेंटिक्स के अंदर ही क्यों ना हो, और लोग फिर एहतजाज, तो ये जो आज का एहतजाज है, ये उसकी कंटिन्यूटी है, ये नतीजा है उन इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज का, उन कंफ्यूजन्स का, उन कॉन्ट्रडिक्शंस का, जो डेलिबरेटली या इनएडवर्टेंटली रियासत की तरफ से आई हैं, और उन्होंने लोगों का ट्रस्ट इन काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज एटलीस्ट केपी और बलूचिस्तान के अंदर, रियासत के अंदर से ऊपर से उठा दिया है। और लोग एक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म के लिए जब तक स्टेट और सोसाइटी एक पेज पे ना हो, उनका कंसेंसस ना हो, वो कामयाब नहीं होता। फिर इसके ऑप्टिक्स बड़े बुरे थे कि देखिए, पहले उन्होंने कहा ऑपरेशन है, फिर कहा नहीं स्ट्रेटजी है। अच्छा, अनाउंस करने के बाद उन्होंने कह दिया जी अब एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, जिसमें सरप्राइजिंगली इमरान खान साहब की पार्टी ने कहा वो भी जाएंगे। और फिर लोगों ने कहा जी आपने अनाउंस करने के बाद अब किस चीज का कंसेंसस आप बनाना चाहते हैं? अनाउंस करने से पहले इसको पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिबेट हो जाता, उधर कंसेंसस बना लेते, स्टेक होल्डर्स का बाय इन क्रिएट कर लेते, फिर अनाउंस कर देते। अनाउंस करके कौन सी ऑल पार्टीज? वो ऑल पार्टीज का पता नहीं है उसकी क्या डेट है, वो होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस इतनी ज्यादा है कमर कीमत साहब इस पूरे प्रोसेस की। जैसे पीस टॉक्स की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई जो है ओनरशिप नहीं थी, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी। इसी तरह इस स्ट्रेटजी के अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है।
इसने सवाल ज्यादा खड़े किए हैं बजाय के जवाब देने के। हालांकि अगर आप इसको ऑन पेपर देखें तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव लगती है, बड़ी क्लैरिटी के साथ एक चीज कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इसको अनाउंस किया गया, पहले ऑपरेशन का आ गया, फिर स्ट्रेटेजी का आ गया, पहले अनाउंस कर दिया गया, फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉल कर ली, तो इसकी वजह से और फिर ये कहा गया कि जी कोई नया तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो वही चल रहा है जो आईबीओस चल रहे थे वही भाई अगर आईबीओस चल रहे थे तो वो आईबीएस तो 3 साल से जब से तालिबान की हुकूमत आई, आईबीएस तो उस वक्त के चल रहे हैं। डिस्पाइट दी आईबीएस मिलिटेंसी तो पाकिस्तान में बढ़ी है, तो आप ऐसा क्या नया उन आईबीएस में कर रहे थे जिसकी वजह से अब मिलिटेंसी कम आएगी? तो फिर इनको अज़्म इस्तेकाम का नाम देने की क्या जरूरत थी? वाई यू नीडेड टू कॉइन अ न्यू टर्म इफ इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम ऑपरेशन? सो इन सारी कॉन्ट्रडिक्शंस और कंफ्यूजन की वजह से वो जो पश्तून नेशनलिस्ट है उनका इसके अंदर जो है कोई बाय नहीं है, कोई ट्रस्ट उनका नहीं है, और एक जो है वो केओस की सिचुएशन नजर आती है। आखिर में एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये टीएलपी के हवाले से थोड़ा सा मैं बताएं, ये क्या होने वाला? आपकी बड़ी इन डेप्थ रिसर्च है। ये पाकिस्तान टीएलपी, जो जो हाँ जी, नेतन्याहू को दहशतगर्द करार देने में पाकिस्तान को क्या एडवांटेजेस हैं? ये क्या होने जा रहा है? टीएलपी को लाना इस जो है वो, इसको आप कैसे देखते हैं फैजाबाद में? इसके कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं या ये फ्यूचर के हवाले से कुछ जो है वो चीजें की अच्छा जा रही हैं? इसकी एक मेरा ख्याल है इसकी एक डोमेस्टिक डायमेंशन है और एक इसकी रीजनल जो है वो एक या एक्सटर्नल डायमेंशन है। इसकी जो एक्सटर्नल डायमेंशन है वो तो ये हो सकती है कि जो टेंशन्स चल रही हैं पैलेस्टाइन और इसराइल की और मिडल ईस्ट में, और जो अमेरिका के अंदर अब मंजरनामा बनने जा रहा है जिसमें शायद लगता यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो रेस से विड्रॉ कर ले, और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ जो विच ही सर्वाइव, जिससे लोगों ने कहा कि ये ऑलरेडी जो है ही इज ऑलरेडी प्रेसिडेंट, ये जीत गया इलेक्शन, तो वो जो फिर जो एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस उनके जो सन इन लॉ जेरेड कुशनर उन्होंने शुरू किया था कि जिसमें वो सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन वाज द मेजर गोल, राइट, और फिर पाकिस्तान पे भी प्रेशर था कि जी आप भी करें, और कोई लॉबियां या सरगम भी थी, कुछ लोगों के विजिट्स भी कराए गए थे और यहाँ पे कोई डिबेट्स भी शुरू हुई थी। तो वो मेरा ख्याल है शायद फोर्स ही कर रहे हैं कि ये जैसे ही अगर मंजरनामा ये बनता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत आती है यानी रिपब्लिकन की गवर्नमेंट बनती है, और वो नॉर्मलाइजेशन की बात अगर, क्योंकि वो बड़ा प्रो इसराइल लॉबी बड़ी स्ट्रांग है उधर, जो इवेंजेलिकल्स है विद इन द रिपब्लिकन पार्टी, वो जो लॉबी है, तो फिर अगर एक प्रेशर आता है तो ऑलरेडी इस तरह की चीजें कर दें, यानी नेतन्याहू को जो है एक टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें, बायकॉट कर दें और वहां पे एड भेजना, ताकि फिर जो है ये इस तरह के प्रेशर के अंदर पाकिस्तान कहे जी हमने तो पहले ये कर चुके हैं हम, तो ये हमारे लिए आसान ही होगी। तो अगर कोई भी प्रेशर पाकिस्तान पे आए तो टीएलपी को मोबिलाइज कर दिया जाए, जिसमें कहा जाएगा जी ये पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं। एक तो मेरा ख्याल है ये है। दूसरा ये है कि टीएलपी का अपना एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है रियासत के साथ, और रियासत का भी एक लव हेट रिलेशनशिप है विद टीएलपी। टीएलपी का फैजाबाद पे आना, जो जजों का डिसीजन आया और उसके बाद ये उधर पहुंच गए, मेरा ख्याल है इसकी टाइमिंग हैज समथिंग टू डू विद दैट एज वेल। यानी वो स्ट्रीट को मोबिलाइज करके उन्होंने भी कोई सिग्नल दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी रोडों पे आ सकते हैं। यानी वो जो इमरजेंसी का एक माहौल बन रहा है उसके अंदर टीएलपी का धरना जो है, या टीएलपी ने जो रोड्स को जैम किया था उसके अंदर उनका भी एक वो कंपोनेंट वो बन जाता है। सो दिस इज हाउ आई सी इट। इसकी एक इंटरनल डायमेंशन है जिसका पाकिस्तान की ऑन गोइंग पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो इंस्टीट्यूशंस की एक क्लैश चल रही है उसके साथ है, और उसका एक्सटर्नल डायमेंशन यही है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जीतते हैं, पाकिस्तान के ऊपर एक नया प्रेशर सऊदियों का या अमरीकियों का आता है, तो उसको सरकमवेंट करने के लिए या उसको जो है फोर्स स्टॉल करने के लिए ये इन्होंने एक ये अमल लिया है जी। देखते हैं क्या होता है इसमें। प्रेसिडेंट ट्रंप और ये बड़ी बड़ी आप बातें हमें सुना रहे हैं बासर साहब, लेकिन पाकिस्तान में हालात बड़े खराब है। इकोनॉमी के आप हालात तो सर देखें। ब्रसल्स में कॉफी एंजॉय कर रहे हैं, आप तो एंजॉय करें नहीं उधर। सर, ब्रसल के बाद हमने जाना भी होता है। हम तो पाकिस्तान में रहने वाले हैं ना, हमारी कोई बाहर नौकरियां तो नहीं है ना, या हम तो पाकिस्तान जो है उस वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो नहीं, आप क्या क्वेश्चन ये कहना है। चाह रहे हैं, जो जिनकी बाहर नौकरियां होती हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते?
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ कि मतलब ज़ाहिर बात है बाहर भी जाना ज़रूरी है बादशाह साहब, आना-जाना चाहिए, आते-जाते रहना चाहिए ताकि पता चले बाहर की दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है। जरूरी ये है सर, चीज़ें जरूरी है। ये चीज़ें जानने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, लोगों की हमारे बारे में क्या ऑब्ज़र्वेशंस हैं, हमें कैसे दुनिया के साथ ब्रेस अप करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जब तक ये नहीं होगा बादशाह हम दुनिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। तो हम इसलिए अपने जो साथ है कम हम सर, हमारा मुकाबला अपने आप के साथ है। वी आर सेल्फ कम्पीटिंग, विच इज अनफॉर्चुनेट, बट या। चले वो अच्छी बात है। ये भी एक जो है ना आप हम्बल हैं, आप हार्ड वर्कर हैं, आपके बड़े स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स हैं पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इश्यूज़ के हवाले से जो रिसर्च है, वो पाकिस्तान के अदारे हों या पाकिस्तान के नौजवान हों या प्रोफ़ेसर हो, आपको पढ़ते हैं, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस आपको पढ़ती है, तो उस हवाले से आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहरहाल लेट्स सी क्या देखते हैं हम भाई साहब इसमें क्या होता है, टीएलपी क्या करती है, बनू में क्या होता है और बाकी जगहों पे क्या होता है, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में कुछ पता चलेगा। बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और ये 2-3 थैंक सवाल जो आपने हमें क्लियर कर दिए, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।